वहाँ कर्नल फरीदी ने एक्रिनिया से खुसूसी मशीन मंगवाकर नस्ब की है जो ऐसी रेस छोड़ती है जिसकी वजह से बाहर से रेडियो और वायरलेस लहरें तो क्या और भी किसी किस्म की लहरें काम नहीं कर सकती। शोएब ने जवाब दिया, क्या आपको यकीन है कि ऐसी मशीन वहाँ नस्ब है? मार्क ने होंठ भींचते हुए कहा, हाँ, एक मीटिंग के दौरान कर्नल फरीदी ने खुद बताया था। दरअसल उन्हें खतरा था कि आप लोग बाहर से वहाँ कोई मिसाइल फायर करेंगे। असल में उस मिसाइल को रोकने के लिए उन्होंने ये खुसूसी इंतजाम किए हैं। उसके साथ ही उन्होंने ये मशीन भी मंगवाई है। शोएब ने जवाब दिया, अच्छा वो आपने बता दिया, अब हमें मुतबादिल इंतजाम करना पड़ेगा। मार्क ने कहा और इस दौरान शोएब की रिहाइश का करीब आ गई। आप लोग यहाँ ठहरे, वरना मेरा कोई मुलाजिम बाहर आ गया तो वो मुझे आपके साथ देख लेगा। मैं अंदर जाकर मेहमान खाने का दरवाजा खोलता हूँ, शोएब ने कहा और उन सब ने अजबात में सर हिला दिए और फिर वो रिहाइशगाह के मुखालिफ सिम फुटपाथ पर बिखर कर रुक गए, जबकि शोएब सड़क क्रॉस करके रिहाइशगाह की तरफ चला गया। थोड़ी देर बाद वो कोठी का छोटा फाटक जो खुला हुआ था धकेल कर अंदर चला गया। ये आदमी धोखा देने वाला तो नहीं है, हेरल्ड ने कहा। मैंने देख लिया है, ये फितरतन पैसे का पुजारी है, इसलिए तो मैंने इस पर एतमाद कर लिया है। मार्क ने जवाब देते हुए कहा, बॉस वो बम मैं ले आऊं? जेम्स ने कहा, यहाँ से फोन करके नहीं मंगवाए जा सकते। मार्क ने पूछा, मंगवाए तो जा सकते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि अगर मैं खुद जाऊं तो ज्यादा बेहतर है। जेम्स ने कहा, नहीं, अब हमें ज्यादा बाहर रहने से बचना चाहिए। इस वक्त सूरत हाल इंतहाई खतरनाक है। सिक्योरिटी, पुलिस, इंटेलिजेंस, कर्नल फरीदी की जीरो फोर्स और पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस का अली इमरान और उसके साथी सब हमारी तलाश में पागलों की तरह फिर रहे हैं। इसलिए हम जितना अरसा किसी चार दीवारी के अंदर रहेंगे उनकी नजरों से महफूज रहेंगे। मार्क ने कहा तो जेम्स और हेरल्ड दोनों ने असबात में सर हिला दिए। थोड़ी देर बाद रिहाइशगाह से कुछ फासले पर एक और फाटक खुला और उसमें से शोएब बाहर आया और उसने हाथ उठाकर लहराया, आओ, मार्क ने कहा और फिर वो सड़क क्रॉस करके उस तरफ को बढ़ गए जहां शोएब मौजूद था। ये पोर्शन वाकई रिहाइशगाह से कतई अलग पोर्शन था और किसी तरह भी रिहाइशगाह का हिस्सा न लगता था। ये तो वाकई अलग थलग पोर्शन है, जेम्स ने कहा और मार्क ने असबात में सर हिला दिया। शोएब उन्हें आता देखकर वापस अंदर चला गया था। फाटक खुला हुआ था, वो सब अंदर दाखिल हो गए। ये वाकई एक छोटी सी लेकिन मुकम्मल रिहाइशगाह थी जो 4 कमरों पर मुश्तमिल थी। यहाँ का फोन भी अलहदा है और नंबर भी। शोएब ने मेहमान खाने के अंदर पहुंचते हुए कहा, लेकिन यहाँ का अगर किसी पार्टी को पता दिया जाए तो वो कैसे दिया जाएगा? मार्क ने पूछा। मैं समझा नहीं आपकी बात, शोएब ने चौंक कर पूछा। मेरा मतलब है कि हमने किसी पार्टी से यहाँ कोई माल मंगवाना हो और उसे फोन करके कह दे, लेकिन यहाँ का क्या पता बताना पड़ेगा ताकि वो माल बराह रास्त यहाँ पहुंचा दिया जाए। मार्क ने कुर्सी पर बैठते हुए कहा, आप उसे मेरा नाम और रिहाइशगाह का पता बता दे। शोएब ने कहा, फिर तो वो बराह रास्त आपकी रिहाइशगाह पर पहुंच जाएगा और आपके मुलाजिमों को उसका इल्म हो जाएगा। मार्क ने जवाब देते हुए कहा, मैं समझ गया कि आप क्या कहना चाहते हैं। तो फिर ऐसा है कि आप उसे इस मेहमान खाने का नंबर और रोड का बता दे, क्योंकि इसका प्रॉपर्टी नंबर अलहदा है और बाहर इसका छोटा सा बोर्ड भी लगा हुआ है। शोएब ने जवाब दिया, कोई और निशानी ताकि वो आदमी किसी से पूछे बगैर यहाँ तक पहुंच जाए? मार्क ने पूछा। आप उसे बता दे कि लेटर बॉक्स दरवाजे के साथ लगा हुआ है, ये खास निशानी है। इस रोड पर और कहीं कोई लेटर बॉक्स मौजूद नहीं है, शोएब ने जवाब दिया। लेटर बॉक्स से आपका मतलब है वो सफेद रंग का बड़ा सा डब्बा है जो दरवाजे के साथ फुटपाथ पर मौजूद है? मार्क ने कहा, जी हाँ, यहाँ डाक पोस्ट करने वालों की सहूलत के लिए ये डब्बे लगाए जाते हैं, उन्हें हम लेटर बॉक्स कहते हैं। शोएब ने जवाब दिया, ठीक है, ये अच्छी निशानी है। मार्क ने कहा, मैं आपके लिए खाने का बंदोबस्त करूं? शोएब ने कहा, हाँ, लेकिन इस शर्त पर कि मुलाजिमों को इसका इल्म ना हो सके। मार्क ने कहा, ठीक है, मैं रेस्टोरेंट फोन करके खाना यही मंगवा लेता हूँ। शोएब ने कहा और उठकर एक तरफ रखे हुए फोन की तरफ बढ़ गया। इमरान वेस्टर्न होटल के एक कमरे में कुर्सी पर बड़े इत्मीनान से बैठा एक किताब के मुताले में मसरूफ था। कमरे में तेज रोशनी का बल्ब चल रहा था, साथ ही मेज पर एक खुसूसी साख्त का ट्रांसमीटर मौजूद था। इमरान के चेहरे पर गहरे इत्मीनान के तासुरात नुमाया थे। कमरे में उसके अलावा जूलिया और सिद्दीकी मौजूद थे। वो दोनों टीवी पर नजरें जमाए हुए थे, जिस पर कल मुनक्किद होने वाली कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने वाले वफूद के बारे में एक दस्तावेजी फिल्म चल रही थी। जिस मुल्क का वफद शिरकत कर रहा था, उस मुल्क के वफद में शामिल अफराद का तारुफ कराने के बाद उस मुल्क के बारे में इंतहाई तफसीली दस्तावेजी फिल्म दिखाई जाती, जिसमें उस मुल्क के बारे में तमाम अहम मालूमात, वहाँ के रस्म और रिवाज और वहाँ के देखने के लायक मकामात को टीवी स्क्रीन पर इस अंदाज में पेश किया जा रहा था कि नजरें स्क्रीन से न हट सकती थी। यही वजह थी कि जूलिया और सिद्दीकी दोनों ही टीवी देखने में मसरूफ थे, जबकि इमरान इस तरह किताब में गुम था जैसे वो उस कमरे में अकेला हो और यहाँ ना ही जूलिया और सिद्दीकी हो और ना ही टीवी चल रहा हो। सफदर और तनवीर फर्जी मेहमानों के रूप में उस कमरे में मौजूद थे,
जिसे मार्क ने कल दोपहर 12 बजे के बाद अपनी सरगर्मियों का मरकज बनाना था। क्या तुम्हें यकीन है इमरान कि तुमने जो कुछ सोचा है वैसा ही होगा? अचानक जूलिया ने टीवी से रुख मोड़कर इमरान की तरफ देखते हुए कहा। अगर ऐसा हो जाता तो आज मैं इस तरह सुकून से बैठा ये किताब तो ना पढ़ रहा होता। लामहला या कमरे में क्या म्याऊं की चीखम दहाड़े होती और मैं अपने बाल नोच रहा होता। इमरान ने किताब से नजरें हटाए बगैर जवाब दिया। क्या क्या मतलब? ये क्या ऑल फॉल बकना शुरू कर दिया है तुमने? क्या तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? जूलिया ने इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा। वो इमरान की बात का मतलब ही ना समझ सकी थी। और तुम्हारे बाल इस तरह सलीके से न बंधे हुए होते, कुछ झाड़ियों की तरह बिखरे हुए होते, तुम्हारे मुंह से कफ निकल रहा होता और कभी तुम एक को किताब उठाकर मारती और कभी दूसरे को जूती। इमरान ने उसी लहजे में जवाब दिया तो इस बार सिद्दीकी बेख्तियार हंस पड़ा। बकवास करते शर्म नहीं आती? अब तुम्हारी जुबान जरूरत से ज्यादा खुलती जा रही है। अचानक जूलिया ने गुर्राते हुए कहा। शायद इमरान के दूसरे फिक्रे और सिद्दीकी के हंसने पर अब उसे इमरान की बात का मतलब समझ में आ गया था। मर्द की जुबान का क्या है, बस निकाह के दो बोल बोलने तक खुली रहती है, उसके बाद ऐसी बंद होती है कि फिर लोग कुछ सुनने के लिए तरसते ही रह जाते हैं। इमरान ने जवाब दिया। लेकिन दूसरे लम्हे जूलिया ने उसके हाथ से किताब झपट ली। बंद करो ये बकवास और सीधी तरह मेरी बात का जवाब दो, जूलिया ने गुर्राते हुए कहा। उसके चेहरे पर शदीद गुस्से के तासुरात थे। शायद सिद्दीकी की मौजूदगी और उसके हंसने की वजह से जूलिया को गुस्सा आ गया था। ये बकवास नहीं है मिस जूलिया, ये एक इंतहाई मशहूर साइंसदान की जिंदगी भर के तजुर्बों का निचोड़ है। उसने इंसानी जिस्म की साख्त पर इंतहाई पेचीदा रिसर्च की है और मुझे यकीन है कि इस किताब की इशाअत के बाद उसे यकीनन इस साल का नोबेल प्राइज मिल जाएगा। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं इस किताब की बात नहीं कर रही, तुम्हारी बकवास की बात कर रही हूँ, जूलिया ने और ज्यादा जल्लाए हुए लहजे में कहा। देखो जूलिया, तुम इंतहाई तजुर्बेकार, मंची हुई और इंतहाई तरबियत याफ्ता सीक्रेट एजेंट हो, पाकिस्तान जैसी सीक्रेट सर्विस की डिप्टी चीफ हो, लेकिन तुम इस तरह मुझसे सवाल करती हो जैसे बच्चे बड़े बूढ़े से जादू और परियों की कहानियां सुनते हुए सवाल करते हैं। तुम्हें तो चाहिए कि मुझ जैसे ना तजुर्बेकार और छोटे दर्जे के जासूस को मशवरे दिया करो, इमरान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। मशवरे तो तुम्हें ऐसे दूं कि तुम्हारी खोपड़ी पर एक बाल भी सलामत न रहे, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि मुझे या दूसरे लोगों को तुम्हारे इस बखेड़े के सयाको सबाक का सिरे से इल्म ही नहीं होता। तुम खुद ही सब कुछ बुनते रहते हो और खुद ही उधेड़ते रहते हो, जूलिया ने होंठ बीचते हुए इंतहाई संजीदा लहजे में कहा। मसलन किस सयाको सबाक की बात कर रही हो? इमरान ने भी संजीदा लहजे में कहा। इस सेटअप के बारे में बात कर रही हूँ। अब देखो, तुम इस तरह मुतमईन होकर बैठे हुए हो जैसे कल सब कुछ बिल्कुल इसी तरह हो जाएगा जिस तरह तुमने सोचा है। हालांकि यह इंतहाई अहम तरीन और नाजुक तरीन मामला है। फिर उस वेटर सुपरवाइजर लतीफ को भी तुमने छोड़ दिया है। वो लामहला उन लोगों को बता देगा और वो अपना सेटअप तब्दील कर लेंगे, लेकिन तुम्हें इन सारी बातों की फिक्र ही नहीं है, जूलिया ने कहा। तो मैं क्या करूं? इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। अगर कल कॉन्फ्रेंस हॉल तबाह कर दिया गया तो फिर, जूलिया ने चिल्लाकर कहा। सिवाय अफसोस करने के और क्या किया जा सकता है, इमरान ने कहा तो जूलिया का चेहरा गुस्से की शिद्दत से और ज्यादा तमतमा उठा। तुम असल बात क्यों नहीं बताते? जूलिया ने उसी तरह जुलाए हुए लहजे में कहा। असल बात तो तुम्हें मालूम है कि तनवीर ने सुपरवाइजर लतीफ से जो मालूमात हासिल की है उनके मुताबिक उस कमरे में कल 12 बजे के बाद मार्क और उसके साथी आएंगे और कॉन्फ्रेंस हॉल पर मिसाइल फायर करेंगे, जबकि हम पहले से होशियार होंगे। उसके बाद उन्हें रंगे हाथों गिरफ्तार कर लेंगे, इमरान ने जवाब दिया। और अगर सुपरवाइजर लतीफ ने उन्हें इस बारे में इत्तला दे दी तब, जूलिया ने कहा, तो वो और कोई इंतजाम करेंगे या मिशन छोड़कर फरार हो जाएंगे, इमरान ने जवाब दिया। यही तो पूछ रही हूँ कि उनके दूसरे इंतजाम का हमें कैसे इल्म होगा, जूलिया ने कहा। तुम खुद बताओ कि कैसे इल्म हो सकता है। इमरान भी शायद उसे पूरी तरह जिद करने पर तुल गया था, जबकि सिद्दीकी अब उन दोनों के दरमियान होने वाली नोक झोंक से बहुत लुत्फ अंदोज हो रहा था। अगर उस सुपरवाइजर लतीफ को ना छोड़ा जाता तो ज्यादा बेहतर होता, जूलिया ने कहा। तब भी जाहिर है उन्हें शक पड़ जाता, इमरान ने जवाब दिया। तो फिर उस सुपरवाइजर लतीफ की निगरानी की जाती, वो लामहला उनसे राब्ता करता तो शायद उस राब्ते की मदद से उन्हें ट्रेस किया जा सकता था, जूलिया ने कहा। और फिर इससे पहले कि इमरान उसकी बात का कोई जवाब देता, मेज पर रखे हुए खुसूसी साख्त के ट्रांसमीटर से सीटी की आवाज निकलने लगी तो वो सब चौंक कर ट्रांसमीटर की तरफ देखने लगे। इमरान ने हाथ बढ़ाकर ट्रांसमीटर उठाया और उसका एक बटन प्रेस कर दिया। बटन प्रेस होते ही सीटी की आवाज निकलना बंद हो गई। हेलो हेलो 33 कॉलिंग ओवर, एक मर्दाना आवाज ट्रांसमीटर से निकली। यस 31 अटेंडिंग यू ओवर, इमरान ने लहजा बदलकर बात करते हुए कहा। लतीफ के बारे में यहाँ मौजूद एक शख्स ने फोन पर किसी को बॉस कहते हुए रिपोर्ट दी है, ओवर, दूसरी तरफ से कहा गया। फिर क्या कार्रवाई की गई है, ओवर, इमरान ने चौंक कर पूछा। कार्रवाई जारी है, अभी चंद लम्हों बाद रिजल्ट मिल जाएगा,
ओवर दूसरी तरफ से कहा गया। ओके, रिजल्ट लेकर आना, ओवर एंड ऑल, इमरान ने कहा और ट्रांसमीटर का बटन ऑफ करके उसने ट्रांसमीटर वापस मेज पर रख दिया। ये थ्री थ्री कौन था? जूलिया ने हैरान होकर पूछा। सिक्योरिटी का आदमी है। मैंने अपने साथियों को इसलिए सामने नहीं रखा कि इस तरह मुजरिम होशियार भी हो सकते हैं, इमरान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। उसने लतीफ के बारे में क्या इत्तला दी है? जूलिया ने कहा। वही जिसका खदशा तुमने जाहिर किया था, इमरान ने जवाब दिया। तो जूलिया बेख्तियार चौंक पड़ी। क्या मतलब? जूलिया ने हैरान होकर कहा। यह कि लतीफ से तनवीर ने जो पूछगछ की है और अब उस कमरे में सफदर और तनवीर की मौजूदगी के बारे में रिपोर्ट मार्क तक पहुंच गई है, इमरान ने कहा। ओ, इसीलिए तो मैं कह रही थी कि उसे ना छोड़ना था, जूलिया ने कहा। ना छोड़ते तब भी यही नतीजा निकलना था, इमरान ने जवाब दिया। कौन सा नतीजा? जूलिया ने चौंक कर पूछा। देखो जूलिया, मुझे मालूम है कि तुम पर जुल्लाट क्यों तारी है, क्योंकि तुमने जो कुछ सोचा है वो 100% दुरुस्त है। लतीफ पर तनवीर ने जो तशद्दुद और जिस अंदाज में डायरेक्ट एक्शन किया, इस बारे में बात किसी सूरत भी छुपी न रह सकती थी। इसलिए ये तो तय है कि अब मार्क इस सेटअप को इस्तेमाल न करेगा। लेकिन अगर मैं उसे वैसे ही छोड़ देता तो फिर वो ये समझ जाता कि हम उसे तलाश कर रहे हैं, जबकि अब जब उसे मालूम होगा कि हमने उस कमरे में अपने आदमी ठहराए हुए हैं और हमें कल 12 बजे का इंतजार है, तो फिर लामहला वो हमारी तरफ से मुतमईन हो जाएगा। लेकिन बकौल तुम्हारे हमें मुतमईन होकर नहीं बैठ जाना चाहिए था, इसलिए मैंने तुम्हारे कहने से पहले तुम्हारी सोच पर अमल करते हुए लतीफ के गिर जाल फैला दिया है। उसके साथ साथ फोन एक्सचेंज में भी सिक्योरिटी के तहत इंतजाम करा दिए हैं। अब देखो, हमें इत्तला मिल गई है कि एक आदमी सामने आया है जिसने लतीफ के बारे में अपने बॉस को इत्तला दी है। अब फोन एक्सचेंज से उसके फोन नंबर को ट्रेस किया जा रहा है। जैसे ये ट्रेस होगा, हमें रिपोर्ट मिल जाएगी और हम उस जगह की खुफिया निगरानी शुरू कर देंगे। अगर ये लोग वहां हुए तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा और अगर ना हुए तो फिर उनको ट्रेस किया जाएगा। अब बोलो, मैंने क्या गलती की है? इमरान ने कहा तो जूलिया बेख्तियार हंस पड़ी। लेकिन तुमने सारे सेटअप के बारे में क्यों नहीं बताया? जूलिया ने मुस्कुराते हुए कहा। इसलिए कि मेरे पास बताने के लिए कुछ भी नहीं था। जब तक कोई माकूल बात सामने ना आए, मैं पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस की डिप्टी चीफ को ना माकूल बातों से कैसे परेशान कर सकता था, इमरान ने जवाब दिया। तो जूलिया बेख्तियार खिलखिलाकर हंस पड़ी। काश समझ सको कि तुम्हारी नामाकूल बातें भी मेरे लिए इंतहा माकूल होती है, जूलिया ने जज्बाती लहजे में कहा। और माकूल, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। इंतहाई नामाकूल। इस बार जूलिया के बोलने से पहले सिद्दीकी बोल पड़ा और कमरा बेख्तियार कहकहों से गूंज उठा। ये दखल दर माकूलात है, इमरान ने कहा और एक बार फिर कमरा कहकहों से गूंज उठा। चंद लम्हों बाद दरवाजे पर दस्तक की आवाज सुनाई थी तो वो सब चौंक सीधे हो गए। यस, कम इन, इमरान ने कहा तो दरवाजा खुला और एक नौजवान जिसके जिस्म पर आपसी पतलून कमीज थी अंदर दाखिल हुआ और उसने मुअद्दबाना अंदाज में इमरान और उसके साथियों को सलाम किया। आओ अब्दुलसलाम, बैठो, इमरान ने उस मकामी नौजवान से कहा और वह सर हिलाता हुआ कुर्सी पर बैठ गया। सर, इंतहाई अहम रिपोर्ट है। वहां जिस पर बॉस बोला है वो उस होटल से करीबी एक रिहायशी मकान का है, अब्दुलसलाम ने कहा तो इमरान बेख्तियार चौंक पड़ा। ओ, कितने फासले पर है? इमरान ने कहा। ज्यादा से ज्यादा 200 गज के फासले पर है, अब्दुलसलाम ने जवाब दिया। तो इमरान के चेहरे पर हैरत के तासुरात उभर आए। क्या तुम्हारे पास टेप है उस गुफ्तगू की? इमरान ने पूछा। जी हाँ, मैं टेप भी ले आया हूँ और रिकॉर्डर भी, अब्दुलसलाम ने कहा और जेब से उसने एक मिनी टेप रिकॉर्डर निकाला और उसे इमरान के सामने मेज पर रखकर उसने उसका बटन दबा दिया तो फोन की घंटी बजने की आवाज सुनाई थी। यस, एक आवाज सुनाई थी और इमरान बेख्तियार चौंक पड़ा क्योंकि वो आवाज और लहजे से ही पहचान गया था कि ये लफ्ज कहने वाला मार्क है। हालांकि मार्क ने अपने तौर पर लहजा बदलकर बात की थी, लेकिन वो अपनी मखसूस टोन न बदल सका था। बॉस, वेस्टर्न होटल के सुपरवाइजर लतीफ पर कुछ लोगों ने तशद्दुद किया है, एक और आवाज सुनाई थी। लतीफ सुपरवाइजर, वो कौन है? मार्क के लहजे में हैरत थी और उसके लहजे में हैरत महसूस करके इमरान भी हैरान रह गया क्योंकि इस हैरत का तो मतलब था कि इस सेटअप का मार्क को भी इल्म नहीं है। बॉस, वही जिससे 7वीं मंजिल वाले कमरे की बात हुई थी। कल मिशन की तकमील के बाद आपने वहां रहना था, दूसरी तरफ से कहा गया। ओ अच्छा, कौन लोग हैं ये? मार्क ने पूछा। सिक्योरिटी वाले तो नहीं थे, लेकिन लतीफ का कहना है कि उनका ताल्लुक सिक्योरिटी से है, इत्तला देने वाले ने कहा। ठीक है, तुमने किसी किस्म की मुदाखलत नहीं करनी, हम मुतबादिल प्रोग्राम पर अमल करेंगे। ये अच्छा हुआ कि इस तरह वो लोग इस चक्कर में ही उलझे रहेंगे, मार्क की आवाज सुनाई थी। ठीक है बॉस, इत्तला देने वाले ने कहा और उसके साथ ही राब्ता खत्म हो गया और अब्दुलसलाम ने हाथ बढ़ाकर रिकॉर्डर ऑफ कर दिया। ये आदमी कौन है और किस तरह ट्रेस हुआ? इमरान ने पूछा। ये यहाँ होटल में सुपरवाइजर है, इसका नाम सोलोमन है। हमने फोन एक्सचेंज में चेकिंग के इंतजाम कर रखे थे।
मैं तमाम कॉलें सुन रहा था कि यह कॉल सुनते ही मैं चौंक पड़ा, क्योंकि इसमें सुपरवाइजर लतीफ का जिक्र आया था। फिर जब कॉल खत्म हो गई तो मैंने चेकिंग की तो पता चला कि सुपरवाइजर सोलोमन सुपरवाइजर रूम से कॉल कर रहा था। फिर मैंने सेंट्रल एक्सचेंज फोन करके मालूमात हासिल की तो फिर वहां से उस रिहायशी मकान का पता बताया गया। मैंने खुद जाकर वहां का जायजा लिया। ये एक आम सा रिहायशी मकान है, उसका फाटक बंद है। फिर मैं आपके पास आ गया क्योंकि आपने किसी किस्म की मुदाखलत न करने का हुक्म दिया था। अब्दुल सलाम ने जवाब देते हुए कहा, सिद्दीकी अब्दुल सलाम के साथ जाओ और उस मकान का जायजा लेकर आओ, लेकिन वहां मौजूद किसी आदमी को किसी किस्म का शक नहीं पड़ना चाहिए। इमरान ने कहा तो सिद्दीकी सर हिलाता हुआ उठ खड़ा हुआ। इस सोलोमन का क्या करना है? अब्दुल सलाम ने उठते हुए पूछा। अभी किसी को कुछ नहीं कहना, क्योंकि अभी मामला वाजे नहीं है। अगर उन्हें जरा भी शक पड़ गया तो फिर वो अपना प्लान एक बार फिर बदल देंगे, इमरान ने कहा और अब्दुल सलाम सर हिलाता हुआ सिद्दीकी के साथ कमरे से बाहर निकल गया। मेरा ख्याल है कि तुम इस मकान पर रेड करके उन लोगों को पकड़ लो, जूलिया ने कहा। असल किरदार मार्क है और मार्क इंतहाई ज़हीन आदमी है। तुमने फोन कॉल सुनी है, उसमें मार्क को इत्तला देने वाले ने क्या कहा है? उसने कहा है कि मिशन की तकमील के बाद मार्क ने उस कमरे में आकर ठहरना था, जबकि हम अब तक यही समझ रहे थे कि मार्क उस कमरे को मिशन के लिए इस्तेमाल करेगा, इमरान ने कहा। तो जूलिया बेख्तियार उछल पड़ी। ओ वाकई, इस बात पर तो मैंने गौर ही नहीं किया था। अगर ऐसा है तो फिर ये मिशन की तकमील कहाँ करेंगे? जूलिया ने इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा। वेस्टर्न होटल से 200 गज के फासले पर मकान लेना और वहां रहने से तो यही लगता है कि ये उस मकान को अपने मिशन की तकमील के लिए इस्तेमाल करेंगे। सिद्दीकी ये मकान देखकर आए तो फिर हम वहां जाकर उसका जायजा उस नुक्ते नजर से लेंगे कि क्या इस मकान को मिशन के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है या नहीं, इमरान ने कहा और जूलिया ने इस बात में सर हिला दिया। 10 मिनट बाद दरवाजा खुला और सिद्दीकी अंदर दाखिल हुआ। देख आए हो मकान, इमरान ने कहा। जी हाँ, सिद्दीकी ने जवाब दिया। तो फिर आओ अब हम इसका जायजा ले ले। मैं नहीं चाहता था कि अब्दुल सलाम के सामने हम इस मकान का खास अंदाज में जायजा ले, इमरान ने कुर्सी से उठते हुए कहा। खास अंदाज में जायजे से क्या मतलब? सिद्दीकी ने हैरान होकर पूछा। तो इमरान ने उससे भी वही तफसील बता दी जो जूलिया को बताई थी। कॉन्फ्रेंस हॉल पर, मगर इस तरफ तो इस मकान की उगबी सिमत है और उसकी दीवार के साथ रिहायशी प्लाजा है, सिद्दीकी ने जवाब दिया। तो फिर उस मकान को खुसूसी तौर पर हासिल करके वो क्या मकसद हासिल करना चाहते थे? इमरान ने एक तवील सांस लेते हुए कहा और दोबारा कुर्सी पर बैठ गया। मेरा ख्याल है कि उन लोगों ने यह मकान इसलिए हासिल किया है कि ये मिसाइल लॉन्चर और उस किस्म की दूसरी मशीनरी को वहां रखेंगे और फिर कल उसको लेकर वेस्टर्न होटल में आएंगे, सिद्दीकी ने कहा। लेकिन वेस्टर्न होटल में तो चप्पे चप्पे पर सिक्योरिटी का पहरा है, इमरान ने जवाब दिया। तो फिर एक तरीका हो सकता है कि वो इस मकान से वेस्टर्न होटल तक सुरंग खोदे, सिद्दीकी ने मजाक के अंदाज में हंसते हुए कहा। तो इमरान बेख्तियार उछल पड़ा। ओ वाकई, वेरी सैड, इमरान ने कहा। तो सिद्दीकी और जूलिया दोनों हैरत से इमरान को देखने लगे। क्या हुआ? उन दोनों ने हैरत भरे लहजे में कहा। सिद्दीकी ने जो बात मजाक में की है वही उस मार्ग की असल प्लानिंग है। वेस्टर्न होटल के नीचे तहखाने हैं और मैंने चंद ऐसे तहखाने देखे हैं जिनकी खिड़कियां सड़क से ऊंची है और उन खिड़कियों से कॉन्फ्रेंस हॉल पर छोटा मिसाइल आसानी से फायर किया जा सकता है और इन तहखानों तक उस मकान से सुरंग भी लगाई जा सकती है। हम लोग तो ऊपर निगरानी करते रह जाएंगे और ये ऐन हमारी नाक के नीचे से मिसाइल फायर करके कॉन्फ्रेंस हॉल को उड़ा देंगे, इमरान ने कहा। तो सिद्दीकी और जूलिया दोनों के चेहरों पर जैसे जिलजिले के से आसार पैदा हो गए। मैंने तो सिर्फ मजाक में बात की थी, अब मुझे क्या मालूम था कि ऐसा भी हो सकता है, सिद्दीकी ने कहा और इमरान ने इस बात में सर हिला दिया। फिर अब क्या करना है? उन्हें फौरी गिरफ्तार क्यों ना कर लिया जाए, जूलिया ने कहा। हाँ, अब उन लोगों की गिरफ्तारी जरूरी है, इमरान ने कहा और उसके साथ ही उसने मेज पर रखे हुए फोन का रिसीवर उठाया और तेजी से नंबर डायल करने शुरू कर दिए। यस, दूसरी तरफ से कर्नल फरीदी की आवाज सुनाई दी। मुझे यकीन था कि आप अभी तक जाग रहे होंगे, इमरान ने सलाम दुआ के बाद कहा। अभी कुछ ज्यादा वक्त तो नहीं हुआ, मैं वैसे भी रात को देर तक मुताला करने का आदी हूँ, कर्नल फरीदी ने जवाब दिया। मैंने मार्क की असल प्लानिंग तलाश कर ली है, इमरान ने कहा। अच्छा, क्या प्लानिंग है? दूसरी तरफ से कर्नल फरीदी ने इश्तियाक आमेज लहजे में कहा। तो इमरान ने अब्दुल सलाम की रिपोर्ट से लेकर सिद्दीकी के जायजा लेने और फिर उसके मजाक की बात सुनकर अपना तज्जिया दोहरा दिया। वाकई तुम्हारा तज्जिया 100% दुरुस्त है और ये इंतहाई जहानत आमेज प्लानिंग है, हम यकीनन मार खा जाते। दूसरी तरफ से कर्नल फरीदी ने इंतहाई संजीदा लहजे में कहा। मेरा ख्याल है कि रिस्क ना लिया जाए और अभी उस मकान पर रेड कर दिया जाए, इमरान ने कहा। ठीक है, लेकिन क्या मार्क उस मकान में मौजूद होगा? कर्नल फरीदी ने पूछा। फोन कॉल से तो यही मालूम होता है कि वो वहां मौजूद है, इमरान ने कहा। ओके, फिर मैं आ रहा हूँ, वही वेस्टर्न होटल, कर्नल फरीदी ने कहा। गेट पर आपसे मुलाकात होगी, इमरान ने कहा और रिसीवर रख दिया। आओ, इमरान ने कहा और बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गया। बॉस, वो सुरंग वाला आइडिया आपने ड्रॉप कर दिया है,
हेरल्ड ने मार्क से मुखातिब होकर कहा। नहीं, क्यों? मार्क ने चौंक कर पूछा। वो इस वक्त शोएब की रिहाइशगाह के एक कमरे में लेटे हुए थे। शोएब उनके लिए शराब का बंदोबस्त करने गया हुआ था, जबकि जेम्स टीएस बम के हुसूल के लिए गया हुआ था। आपने रात यहाँ गुजारने का जो फैसला किया है, हेरल्ड ने कहा, हम दोनों तरीके आजमाएंगे, उनमें से जो भी कामयाब हो जाए। यहाँ रहने का फैसला मैंने इसलिए किया है कि जब तक शोएब बमों समेत यहाँ से चलाना चाहे, मैं उसे नजरों से ओझल नहीं होने देना चाहता। मार्क ने कहा तो हेरल्ड ने इस बात में सर हिला दिया। चंद लम्हों बाद शोएब अंदर दाखिल हुआ तो उसने खुद एक टोकरी उठा रखी थी जिसमें शराब की बोतलें और जाम रखे हुए थे, क्योंकि मार्क ने उसे सख्ती से मना कर दिया था कि वो मुलाजिमों को उनकी यहाँ मौजूदगी के बारे में किसी भी तफसीलात का इल्म न होने दे। इसलिए शोएब ये सारा काम खुद ही कर रहा था। तुम्हें तकलीफ तो हो रही होगी, मार्क ने शोएब से मुखातिब होकर कहा। आपने जितनी रकम मुझे दी है उसके मुकाबिल तो ये कोई तकलीफ नहीं है, शोएब ने मुस्कुराते हुए कहा, और मार्क बेख्तियार हंस पड़ा और फिर वो सब शराब पीने में मसरूफ हो गए। फिर तकरीबन 1 घंटे बाद जेम्स आ गया। उसके हाथ में एक बड़ा सा बॉक्स मौजूद था। क्या हुआ? मार्क ने पूछा। काम हो गया है, जेम्स ने कहा, और उसके साथ ही उसने बॉक्स मार्क के सामने रख दिया। मार्क ने बॉक्स खोला तो उसके अंदर 2 सुर्ख रंग के बम सुर्ख रंग के खुसूसी साख के कपड़े में लपटे हुए मौजूद थे। मैंने इन्हें टारकोन में पैक कराया है ताकि उन्हें किसी किस्म की कोई शुआएं चेक ही न कर सके, जेम्स ने कहा, और मार्क ने इस बात में सर हिला दिया।